अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुश्किल फ़ैसले करने वाले आजकल लंदन में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आवाम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। रियासत बचाने के नाम पर मुश्किल फ़ैसले कर डाले, ये भी नहीं सोचा कि रियासत में रहने वाले बचेंगे तो ही रियासत बचेगी। मुल्क का वज़ीर आज़म आवाम के दर्द को देखकर रिलीफ देने का बयान तो दे देता है, लेकिन एक ही दिन के बाद पता चलता है कि IMF ने भी हाथ खड़े कर दिए और IMF कहता है कि भारी भरकम बिल तो देना होंगे। आखिर ये रियासत अवामी हुकूमत चलाती है या IMF? और अगर सारी पॉलिसियाँ IMF ने ही बनानी है तो सोचना होगा कि क्या वाकई रियासत बच गई है। गुज़श्ता हुकूमत ने ये कौन से आखिर मुआहदे किए जिनमें अपनी आवाम की बुरी हालत का सोचा तक नहीं जो आज उनके साथ हो रहा है, या मुआहदे करने वालों को अपनी आवाम की कुछ खैर खबरी नहीं है। मियाँ चन्नू में अपने भूखे बहन भाइयों के लिए कमसिन बच्चा 2 किलो आटा चोरी करता पकड़ा जाता है तो उसे दुकानदार रस्सियों से बांध कर मारता है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 किलो आटा चुराया, और वो भी भूख मिटाने के लिए। इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मुआहदे तो ऐसे होते हैं कि जिनमें अवामी मफाद को मद्देनज़र रखा जाता है, फिर दस्तखत होते हैं, लेकिन ये कौन से मुआहदे हैं जिनमें सिर्फ आवाम पर महंगाई का बोझ ही बोझ है, और जब ज़्यादा बोझ पड़ जाए तो उसे उतारने के लिए कुछ नहीं हो सकता? क्या हमारे हुक्मरान अब सिर्फ IMF की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को हम पर लागू करने के लिए ही रह गए हैं कि कोई ना माने तो इसे पकड़ना कैसे है, कोई एहतजाज करे तो इसे सब कैसे सिखाना है? क्या यही हमारे हुक्मरानों का काम रह गया है? मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जिस मुल्क में बिजली का यूनिट 66 रुपये का हो जाए, डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी हो जाए, महंगाई की सालाना शरह 27.5% हो जाए, आटा चीनी 180 रुपये किलो तक पहुंच जाएं, वहाँ लोग एहतजाज ना करें तो क्या करें? नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि लंबे केयर टेकर सेटअप का तासुर लेकर आने वाली निगरान हुकूमत के पहले महीने से ही उनके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में पिछले कई रोज़ से महंगी बिजली के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस से ओवरलोडेड बिलों के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर हैं और शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। और ये कॉल किसी सियासी लीडर ने नहीं दी है जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि कौम खुद से बाहर निकल रही है। मुजाहरों को देखकर निगरान हुकूमत रिलीफ देने की बजाय बस तसल्लियाँ देने से ही काम चला रही है, लेकिन अवाम इस बार मान नहीं रहे हैं। आज जमात इस्लामी ने मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की। खैबर तक कराची एहतजाजी आज मुजाहरे हुए। ताजिर बिरादरी ने दुकानें बंद करके और पंजाब बार काउंसिल की वकला ने अदालतों में पेश ना होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुतालबा किया कि बिजली को सस्ता करने समेत जो टैक्सेस का बोझ आवाम पर डाला गया है, इसे ख़त्म किया जाए। आवाम और ताजिर किस कदर परेशान हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी देखते हैं। बहुत परेशान है। 30,000 का बिल आ जाता है, महंगाई के खिलाफ कोई उठता ही नहीं है। आप उठे हैं तो कुछ बनता भी नहीं है। बिजली के बिल आप सबके सामने है, 40,000, 45,000, 50,000 ये रूटीन के बिल आ रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सारा जुल्म हमसे निकालें। हम आवाम है, कब तक इंतजार करेंगे? जब तक कि हमारी कौम नहीं निकलेंगी ये हालात नहीं सुधरेंगे। मैं छोलों की लेडी लगाता हूँ, मेरा 1 लाख रुपए खाली बिजली का बिल आया, इसीलिए हमने आज शटर डाउन हड़ताल की है। दुकानें आप देख सकते हैं बंद पड़ी। बिल जमा करा दें तो हम लोग को मीटर ले जाएंगे, तो गरीब बंदा कहाँ जाए? मेरे भाई बताओ, कबूल नहीं है हड़ताल भी, क्योंकि जो रोज कमाने वाला बंदा है, सुबह शाम खाने वाला बंदा है, तो एक दिन में क्या करेगा बताओ? इससे हुकूमत को फर्क पड़ेगा ना आवाम को। नुकसान मेरा हो रहा है। आज मेरे घर में अंडी नहीं पकी क्योंकि मेरे पास कोई नहीं आया कोई चीज़ खरीदने। IMF इतने प्लान देता है, IMF को ये भी प्लान देना चाहिए कि एक रेडी लगाने वाला जो है वो लाख रुपए के बिल कैसे भरे। ये भी हमें IMF से प्लान लेना चाहिए। क्या ये एहतजाज और ये हड़तालें हुक्मरानों को राह रास्त पर ला सकेंगी या आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? यह आवाम का गम और गुस्सा ये बेवजह नहीं है, क्योंकि पहले PDM हुकूमत ने 16 महीनों में महंगाई ख़त्म करने के नाम पर महंगाई करके जुल्म किया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए 24 करोड़ आवाम को दिवालिया कर दिया। क्या PDM जमातें सारा मलबा निगरानों पर डाल कर इन बदतरीन हालात से बरिज़िम्मा हो सकती हैं ये जमातें? नाज़रीन, एक तरफ तो निगरान हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, उनके भी हाथ पाँव बिल्कुल उसी तरह बंधे थे जैसे PDM हुकूमत के हाथ पाँव बंधे थे IMF की तरफ से। वो भी बेबसी ज़ाहिर करते थे, ये भी आज बेबसी ज़ाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुंतखब हुकूमत का दूर दूर तक अभी कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में अवाम कहाँ जाएं? क्या ये जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे अवाम सड़कों पर ही रहेंगे? ऐसे ही शट डाउन हड़तालें होती रहेंगी, कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह जाएंगे? मैं बात करूंगी, मुझे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका।
सिराजुल हक साहब, आज आपने भी मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी, आज पूरे मुल्क में हड़ताल थी, ताजिर बिरादरी भी हड़ताल में शरीक थी, आम आवाम तो है ही सड़कों पर, कभी बिल जलाने में और कभी अपनी बेबसी दिखाते हैं कि आए देखें हम कितने बेबस हैं। ये मलबा निगरान हुकूमत पर डलेगा आने वाले इंतखाबात में या पहली हुकूमतें जिम्मेदार हैं? सिराजुल हक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बहन, निगरान हुकूमत अगर ये काम छोड़ दे कि उनकी वकालत ना करे, उनकी तर्जुमानी ना करे, तो ये सारे फैसले तो गुज़श्ता हुकूमतों ने किए हैं। उन्होंने आपके हमारे पूरी कौम के हाथों में हथकड़ियाँ डाली है। उन्होंने ये कर्ज़े लिए हैं, खुद हड़प किए हैं, करप्शन की है, चोरी की है, पैसे यहाँ कमाकर बाहर मुंतकिल किए है। जिन लोगों ने चोर और डकैत और इस तरह के लोगों को टिकट देकर असम्बलियों तक पहुँचाया, वो सारे इन जराइम में मुलविस है। निगरान हुकूमत से हमारा डिमांड यही है कि आप उनकी वकालत ना करें, आप महंगाई में इजाफा ना करें, आप उनके फ़ैसलों के नफाज में इतना मोदी ना बन जाए। और इस हुकूमत से हमारा एक और भी यही है कि जो आज का ज़बरदस्त हड़ताल हुआ है, मुनज़्ज़म हड़ताल, पुरअमन हड़ताल, पूरी कौम ने ज़बरदस्त यकजहती का मुज़ाहरा किया है। आज आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को भी और अपने 80 लाख दुकानों के मालिकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अब निगरान हुकूमत के लिए ये लम्हा आया है कि इस हड़ताल को बेस बनाकर IPPs के कंपनियों से भी बात करे, बैनुल-अक़वामी इदारों से भी बात करे कि हमारी कौम ये बोझ नहीं उठा सकती है, उनके साथ एक सांस है, रह गया है और क्या है। इसलिए जराइम तो उन्होंने किया और इसलिए वो खामोश है। वो आवाम का सामना भी नहीं, आवाम का सामना नहीं कर सकते हैं। पीपल पार्टी ने ये मुआहिदे किए, मुस्लिम लीग और PTI ने उसको आगे बढ़ाया और मौजूदा निगरान हुकूमत जिस तरह आप कहते हैं कि बेबस है, बेबस इतना भी नहीं है। ये 3-4 काम सिराजुल हक साहब, जब इलेक्टेड हुकूमतें कभी कुछ नहीं कर सकी, अरब से ज्यादा ये लोग IMF के आगे ये बोल नहीं सकते, IMF से हम अपने मुतालिबात मनवा नहीं सकते, तो आप हम निगरान हुकूमत से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो IMF की साइड ना ले या IMF की बात ना करे या IMF की बात माने ना? जब मुंतखब हुकूमतें IMF के सामने बेबस होती हैं तो निगरान हुकूमतों का क्या सवाल बनता है फिर? मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत अच्छी पोजीशन में है। अच्छा, कि कौम को इस दलदल से निकाले। मसलन हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो 220 अरब से ज़्यादा मुफ्तखोरे कहा जाते हैं बिजली, वो इस्तेमाल करते और बोझ हम पर आ जाते। हालांकि ये गरीब लोग नहीं हैं, ये ख़ुद हुकूमत के अपने अदाद व शुमार हैं। ये 22 ग्रेड के लोग हैं, 20 ग्रेड के लोग हैं, 19 ग्रेड के लोग हैं, 18 ग्रेड के लोग हैं, 1,90,000। और ये ख़ुद कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वजारत के तर्जुमान ने रिपोर्ट के तौर पर यह बात रखी है कि 1,90,000 ऐसे ऑफिसर्स है जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुफ्त बिजली वो इस्तेमाल करते हैं और बोझ आप पर, मुझ पर और पूरी कौम पर आ जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि ख़ुद हुकूमत ने हमें बताया है, ज़िम्मेदार फोरम पर एतराफ़ किया है कि 550 अरब से ज़्यादा यहाँ चोरी होती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के एक ग्रेड स्टेशन में 5 अरब की चोरी होती है। तो दूसरा काम यह है कि इनको कंट्रोल करे। तीसरी बात यह है कि लाइन लॉसेस जो है, आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है और बोझ आवाम पर, आपका लाइन बुसीदा है और बोझ आवाम पर, आपका खंबा गिर गया है और बोझ आवाम पर, आपका मीटर रीडर लोगों के साथ मिलकर मीटर बंद करते हैं और उसका बोझ आवाम पर। तो जो यहाँ सच्चा है उस पर सारा बोझ आता है, जो यहाँ बर वक्त बिल अदा करता है उस पर सारा बिल अदा करता है। मैं आपके वैसे आपके इल्म के लिए, मेरे साथ अदाद शुमार है, मैंने आज ढाका से मालूमात लिए बांग्लादेश के कि वहाँ बिजली का रेट क्या है। तो ढाका के दोस्त ने मुझे बताया कि जो 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करे वो 3.98 रुपये बिल देता है, जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे
वो 6 रुपया का बिल देता है। जो 300 यूनिट इस्तेमाल करे पर यूनिट देता है, 30 रुपये बिल देता है। ये जो आप बता रहे हैं पर यूनिट ये प्राइस पे करते हैं 6 रुपया पर यूनिट। और जो पर यूनिट और जो 600 यूनिट इस्तेमाल करे वो 10.45 रुपये फी यूनिट पे करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अलावा इंडिया में, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, इन तमाम ममालिक का मैंने जो जमा किया, इवन अफगानिस्तान में, तो सबसे ज्यादा महंगी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत अपने अवाम को दे रही है। आप मुझे बताएं हमने क्या जुर्म किया, अवाम ने क्या जुर्म किया? चोरी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मिसमैनेजमेंट आपके है, मुफ्तखोरे आपके 1,90,000 की तादाद में मौजूद है। आज बहन मेरे पास एक आदमी आया, वो एक किराए के मकान में रहता है, किराया मकान है 20,000 रुपया, उसका बिल आया है 40,000 रुपया। तो कहते हैं कि अब मैं किराया मकान दूं 20,000 या 40,000 का बिल दे दूं। खैर एक महीने तो ये हुआ, पड़ोसी से कर्ज लेगा, जेवरात फरोख्त करेगा, भैंस बकरी भेड़ फरोख्त करेगा, अगला महीने क्या करेगा? इसलिए लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। मुझे एक बात बताएं, आज जबरदस्त हड़ताल हुआ है। आज 12 बजे तक मैंने हुकूमत को टाइम दिया है, 12 बजे तक। हाँ नहीं तो अगर 12 बजे तक क्या हो सकता है सिराजुल हक साहब? 12 बजे तक आप बताएं, 12 बजे तक क्या हो सकता है? ना यूनिट की कीमतें कम हो सकती हैं, ना इतनी जल्दी रिलीफ मिल सकता है। सबसे बड़ी बात कि जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं वो इसमें कुछ नहीं कर सकी, जिन्होंने वोट मांगना है, जिनको पता है कि हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो निगरान हुकूमत जिनका कोई स्टेक ही नहीं है इलेक्शंस में, जिन्होंने कौन सा आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, तो वो कैसे इस तरह के फैसले कर सकती हैं? उनको तो मुश्किल फैसले लेने में भी कोई आर नहीं है। बहन ये मैं आपके लिए में लाना चाहता हूँ, ये मैं मानता हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि शहबाज शरीफ ये मुर्दा साम जनाब अनवारुल हक साहब के गले में डालकर बाहर तशरीफ ले गए। ये सारे कारनामे उन्हीं लोगों के हैं, ये मुआहिदे उन लोगों ने की है, पीपल्स पार्टी ने की, IPPs का। आपको याद होगा वो नारा कि मेरे घर में, मेरे गांव में बिजली आई है, वो यही बिजली थी जिसके प्रोपेगंडे पर वो इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत का प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी पोजीशन, कि इनके साथ वो माफियाज नहीं है, असम्बली में वो माफियाज नहीं है, ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, उससे मजबूर हुकूमत नहीं है। ये चाहे तो सही फैसले कर सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि आने के बाद 15 अगस्त को इन्होंने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा किया जी, फिर अभी 15 रुपया इजाफा किया, फिर 18 रुपये डीजल की कीमतों में इजाफा किया। ये हुकूमत कम से कम ये कर सकती थी कि हम निगरान चंद दिनों के लिए आए हैं, हम अवाम पर ये ड्रोन हमले नहीं कर सकते। मुंतखब हुकूमत आएगी, वो जाने और उनके पैसा ले जाने। इनका काम सिर्फ यह है कि एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करके सुरखरू हो जाए। इनका काम ये नहीं है कि IMF के फैसलों के निफास के लिए अपने वसाइल और अपने नहीं, तो अगर ये IMF की बात नहीं माने तो फरवरी मार्च में वापस ले ले। अब फरवरी मार्च में आपको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे अगर ये भी हुकूमत IMF के मुतालिबात ना माने। अब देखिए IMF नहीं कहा है ना हम सब्सिडी, IMF के मुआहिदों में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आप अपनी आवाम को सब्सिडी दें। हमारी हुकूमत हमें सब्सिडी नहीं दे सकती है, IMF को सूट नहीं करता, तो हम IMF से दोबारा पैसे लेने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी अक्टूबर में उनका रिव्यू है। देखिए यही तो बहुत बड़ा जुर्म है जो साबिक़ तमाम हुकूमतों ने की है कि IMF के साथ मुआहिदे क्यों किए हैं। 1958 से लेकर 2023 तक 23 बार हमने उनके साथ इसी तरह कर्जे लेकर मुआहिदे किए और हर हुकूमत यही दलाइल देती रही कि बस ये कर्जा लेंगे। कर्जा लेते तो फिर सनती तरक्की भी करते, ज़री तरक्की भी करते, कौम तरक्की करते, तालीम पर खर्च करते। अफसोस तो इस बात पर है कि कर्जे लेते हैं, हड़प कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, यहाँ वहाँ से लाते हैं, फिर यहाँ से दोबारा उठाकर बाहर के ऑफशोर कंपनियों में छुपा जाते हैं। ये नेब के केसेस किन पर बने हैं? पानामा लीक्स में किन के नाम है? पानामा लीक्स में किन के नाम है? मेरा या आपका नाम तो नहीं है, इन लोगों के नाम है। पंडोरा बॉक्स में किन के नाम है? तो शखाना लूटने वालों में एक का नाम नहीं है, सब लोग शामिल है। मैं इसलिए चाहता हूं कि निगरान हुकूमत इन फैसलों को वापस ले, ये इनका इख्तियार है ही नहीं,
ये सिर्फ इलेक्शन करा के आफियत के साथ अपने घर तशरीफ ले जाए। इलेक्शन तो अभी कह रहे हैं कि फरवरी तक इलेक्शन जा सकते हैं, तो आप नहीं समझते इस सारी जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका वाहिद हल है जो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन जो 90 रोज़ में होने का मुतालबा है वो भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। जमात इस्लामी का इसमें क्या मौक़िफ़ है? बहन, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यह है कि 90 दिन आईन में लिखा है, आर्टिकल 224 के मुताबिक सब पाबंद हैं कि इलेक्शन हो जाए। नहीं करते हैं तो ये आईन के साथ ज़्यादती करते हैं, हलफ के साथ ज़्यादती करते हैं। बाकी तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुस्लिम लीग भी यही चाहते थे कि डिजिटल मरदमशुमारी के बाद भी उन्होंने CCI का इजलास नहीं बुलाया, और फिर बुलाया भी तो आखिरी जब उनकी हुकूमत का अख्तितामी अय्याम थे, फिर पीपल पार्टी ने भी CCI के इजलास में शिरकत की और इत्तेफाक किया कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन हो। वापस बाहर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जल्दी इलेक्शन हो। जमात इस्लामी का एक साफ क्लियर मौक़िफ़ है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, यही इस हुकूमत का इम्तिहान है और यही इलेक्शन कमीशन का। आइंदा आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी किसी जमात से इत्तेहाद करेगी? आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं कि लोग हमें वोट दे, सपोर्ट दे और नोट भी दे इलेक्शन के लिए, इसलिए कि हमारा मुकाबला जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमाएदारों के साथ है। लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, ये सब इन पार्टियों में शामिल होते हैं, टिकट लेते हैं, असम्बलियों में पहुंच जाते हैं और फिर कौम को गले से पकड़ कर दबाते हैं, नचोड़ते हैं। सही। आज अगर आपके मुल्क में गन्ना तो यहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है, दुनिया का 8वां नंबर बड़ा मुल्क है, लेकिन आज भी बलूचिस्तान में 200 रुपये फी किलो चीनी, ये कौन करता है? ये सारी वो सियासी शुगर माफिया है जो सियासतदान भी है और शुगर का कारोबार भी करते हैं। जमात इस्लामी साफ सुथरे लोगों को टिकट देना चाहती है, नौजवानों को आगे लाना चाहती है। हम उन पार्टियों के साथ कैसे इत्तेहाद करें जिन्होंने अभी अभी हुकूमत की है और जिनका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है? इसलिए हम अपनी निशान तराजू के साथ अदल और इंसाफ का निशान उसी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। साफ शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे? कराची में जिस तरह मेयर इलेक्ट हुआ, हक जमात इस्लामी का था, PTI ने आप लोगों के साथ, जमात इस्लामी के साथ वहाँ पर इत्तेहाद किया, उसके बावजूद नंबर्स ज़्यादा आप लोगों के थे। जिस तरीके से कराची का मेयर मुंतखब हुआ, क्या वो एक मिसाल नहीं थी? समझ नहीं आ जानी चाहिए कि आने वाला इलेक्शन कैसा होगा? तभी तो हम कहते हैं ना कि इस तरह इलेक्शन न हो जिस तरह इलेक्शन उन्होंने कराची में किया, हक के साथ हो, सच के साथ हो, शफाफियत के साथ हो, आईन के मुताबिक हो। मैं तमाम जमहूरियत पसंदों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आओ हमारे साथ मिलकर कि हम अपने मुल्क के मामलात को शफाफ बना लें, अपने इदारों को शफाफ बना लें और हम कौम को एक हकीकी जमहूरियत नसीब हो। इसके लिए तमाम जमहूरियत पसंदों को, पार्टी लीडर तो नहीं चाहते, उनको यही निज़ाम सूट करता है, इसलिए कि ख़ुद उन्होंने मुझे बताया, बड़े बड़े लीडरों ने, जब मैं उनसे मिला कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो, उन्होंने कहा कि सिराज भाई, हम तो पार्टी टिकट और झंडा एक आदमी के हाथ थमा देते हैं और उनसे श्योरिटी लेते हैं कि आपने इलेक्शन पर 70, 80, 90 करोड़ रुपए खर्च करना है। अच्छा। ये आपको सूट करता है मुतनासिब नुमाइंदगी। तो मैं तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी हो ताकि हमारी जमहूरियत इन माफियात से आज़ाद हो। सही। और हम शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, बातें बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इलेक्शन की डेट सदर मुमलिकत की तरफ से आएगी या इलेक्शन कमीशन देगा, ये मामला अभी जूं का तू है और सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी एक तनाव का ही माहौल है। ये सरप्राइज़ किसी भी वक्त किसी की भी तरफ से आ सकता है, मगर फ़िलहाल दोनों तरफ से खामोशी तो है कि जनरल इलेक्शंस
कब होंगे। लेकिन हमारे सोर्सेज भी जो बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन भी सामने आ रही है, वो है कि इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों का जो नया शेड्यूल दिया है 30 नवंबर का, उसके बाद मुमकिन तौर पर 28 जनवरी इलेक्शन के लिए मौजूद तरीन डेट है। अगर 28 जनवरी को आम इंतखाबात नहीं होते तो फिर 4 फरवरी को अवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। नाजरीन, वैसे कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आइन और कानून का तकाजा तो ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर यानी 8 नवंबर तक हर सूरत हो जाने चाहिए। मगर PDM की हुकूमत जाते जाते ऐसा काम कर गई है। मई की डिजिटल मरदमशुमारी हो चुकी, लेकिन नोटिफिकेशन अपने जाने से चंद रोज़ पहले उन्होंने CCI की मीटिंग में सारी मंजूरी दी कि इलेक्शन 90 रोज़ की बाउंड्री हमें अब क्रॉस करते हुए ज़ाहिर नज़र आ रहा है। नई मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने का शेड्यूल दिया है, वो पहले भी 90 रोज़ की बंदिश के बरखिलाफ था। जो शेड्यूल कल 30 नवंबर का इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, उसमें भी इलेक्शन को बरवक्त कराने को खातिर में नहीं रखा गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदियों के शेड्यूल के टाइम फ्रेम को कम किया गया है ताकि मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन का माहौल बन सके। मगर मसला ये है कि इंतखाबात 90 रोज़ से लेट करने से बड़ी सियासी जमातें तो खुश हैं, ना ही आइन इस बात की इजाज़त देता है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले को आइनी और कानूनी जवाज़ आखिर कैसे फ़राहम कर सकता है। इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल तो है, मुआशी हालात पहले ही काबू से बाहर हैं, अवाम पहले ही महंगी बिजली और महंगाई की वजह से सड़कों पर हैं। इन हालात में इलेक्शन को इल्तवा में डालने का जो फ़ैसला है, ये अवाम कैसे इसको बर्दाश्त करें। अगर फ़र्ज़ करें कि सियासी जमातें मान भी गईं तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कैसे मुतमईन करेगा। सवाल ये भी है कि इलेक्शन की तारीख देने का मामला अगर सदर और इलेक्शन कमीशन में खुश असलूबी से हल नहीं होता तो क्या यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को ही मैदान में आना पड़ेगा। PTI की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन बर वक्त करवाने पर एक वाज़ेह पोजीशन तो ले रखी है। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद पार्टी मीटिंग बुलाकर अगला लाहे अमल देंगे, मगर कई रोज़ गुजरने के बाद पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई, ना ही कोई फ़ैसला सामने आया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नून लीग की क़यादत तो लंदन में सर जोड़े बैठी है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोचती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, 14 दिसंबर से 2 हफ्ते पीछे करके इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का शेड्यूल ले आया है 30 नवंबर तक। तो इस लिहाज से तो जो इलेक्शंस का शेड्यूल सामने आ रहा है या जो खबरें सामने आ रही हैं 28 जनवरी की, यही बनता है 28 जनवरी तक ही इंतखाबात होंगे। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो पार्लिमानी सियासी जमातों से मशावरत की, वो वैसे तो इलेक्शन एक्ट के तहत जो मशावरत का जो सबसे अहम एजेंडा था वो था ज़ाब्ता अखलाक की असर मुरतब करना। ये कानून में लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने से पहले सियासी जमातों से ज़ाब्ता अखलाक के बारे में मशावरत की जाए। तो ये मशावरत थी ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन के बारे में बातें भी शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया, जो 4 महीने का जो रोड मैप दिया था हल्का बंदियों कराने का 14 दिसंबर, अब वो लेके आ गए 30 अपना नवंबर पे आ गए। लेकिन मुमकिन है जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए और जब तमाम इंतज़ामी अमूर को सामने आएगा तो मुमकिन डेट और पीछे आ जाए। ये भी है इम्कानात। आप कह रहे हैं कि 30 नवंबर से पीछे भी आ सकती है डेट, पीछे भी आ सकती है। जो जरा इलेक्शन में रात दिन काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं हल्का बंदियाँ करवाने में, और तमाम जो नक्शे जो हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो महकमा शुमारियात ने और सूबाई गवर्नमेंट्स के तमाम डिप्टी कमिश्नर ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो नक्शे दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन जो बराह रास्त उसकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं और ब्यूरोक्रेट हैं, वो जानते हैं कि हल्का बंदियाँ कैसे की जाती है। ये सारे मामला करते मुमकिन, लेकिन 30 नवंबर से पहले भी जो है ये हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो जाएंगी, और इसके साथ साथ इंतखाबी जो है लिस्ट है, इंतखाबी फरिस्त जो बहुत लाजमी होती है, वो भी मुकम्मल हो जाएगी। अब नादरा के नए चेयरमैन के आने से भी इलेक्शन कमीशन नादरा जो है और मजीद इसके बारे में शफाफ की तरफ बढ़ेगा।
ताकि इंतखाबी फरिश्तों में गलतियां कम हो सके। लेकिन ये सारे मामला दुरुस्त जा रहे हैं, लेकिन जो इतनी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी भी डेट मांग रही है, वो 90 रोज़ का मुतालबा कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ है वो शुरू से ही उनका मुतालबा है कि आइन और कानून के मुताबिक जो 90 रोज़ कहा गया है हमारे आइन में इंतखाबात का, उसको पूरा होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ज़ाहिर है अपना जवाज़ है कि ज़ाहिर है अब हल्का बंदियों का काम भी उन्होंने मुकम्मल करना है। अगर आपने नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो अब जब शेड्यूल भी सामने आ गया है तो एक मुमकिन जो भी डेट है इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस करके तो सबको एक पता चल जाए, तो उस लिहाज से सारे अरेंजमेंट्स भी हो जाएंगे। इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन अपने तमाम इंतजामी अमूर को मद्देनजर रखते हुए जब उन्होंने 30 नवंबर को कह दिया है, उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारी इतला के मुताबिक चंद रोज में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इंतखाब की तारीख देने के लिए बाकायदा मशावरत हो रही है। और ये मुमकिन है कि जो इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो जाए, ये भी मुमकिन है। ये दूसरा हफ्ता आप 30 नवंबर के शेड्यूल को सामने रख के कह रहे हैं? ये नवंबर का शेड्यूल भी आ सकता है, लेकिन अगर नवंबर का आप ये महसूस करें कि हमने इंतखाबी जो है इंतखाबी हल्का बंदियाँ 30 नवंबर से पहले कर रही हैं, तो तब भी वो एक तारीख दे देंगे तो उसमें तो बरकरार रहेंगे। वो भी सारे सूरत बात आसान तरीका बताता हूँ। अगर ये 30 नवंबर भी कर लें तो उसमें जो इलेक्शन जो कराना होता है वो 50 दिन में कराना होता है, 45 दिन से लेकर 50 दिन तक। तो वो डेट बनती है आपकी 14-15 जनवरी। जी हाँ, उसके मुताबिक जो कानून जो है ना इलेक्शन एक्ट 57 उसमें जो लम्हे जो तरीकाकार है उसके मुताबिक 50 दिन चाहिए। जो 50 दिन का जो बनता है तो बनता है 15-18 जनवरी के लगभग। तो वो इंतखाबात की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन देने वाला है, वो दे देगा तारीख, एक तारीख दे देगा, स्टेप बाई स्टेप के बारे में बात में हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान का जो आप हवाला दे रही हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ठीक है, आइन के आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 5 के तहत वो तारीख देने की मिजाज हैं, लेकिन वो आप हैरान होंगी जो ये असम्बली डिसॉल्व हुई है, ये हुई है आर्टिकल 58(1) के तहत। उसमें कोई जिक्र नहीं है कि प्रेसिडेंट तारीख दे। अगर ये एडवाइस करता प्राइम मिनिस्टर आइन के आर्टिकल 48 के तहत तो फिर प्रेसिडेंट तारीख देने का मिजाज था। नहीं, अगर वहाँ आइन कुछ नहीं कहता तो वहाँ आइन में ये भी तो नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने देनी है। इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार है वो तो आप इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली तरमीम किया उसके मुताबिक बात कर रहे हैं ना। लेकिन मैं हमेशा एक ही सवाल उठाती हूँ कि कानून जो है वो आइन पर आप उसको हावी नहीं रख सकते हैं। आप जो आइनी एक जवाज़ है उसको आप पीछे नहीं रख सकते हैं। अगर आइन कहता है 90 रोज़ तो उसको कानून कैसे पीछे कर सकता है? आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आप आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जब मरदमशुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो जो आखिरी हतमी नतीजा होता है उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी कराना लाजमी है, मैंडेटरी है। तो वो भी आर्टिकल 51 है। जब ये सारे आर्टिकल 51 भी है, आर्टिकल 224 भी कहता है जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इंतखाबात जो है 90 दिन में करवाए जाएं। लेकिन साथ साथ आर्टिकल 51 ये कहता है कि मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाए तो पहले मरदमशुमारी के साथ हल्का बंदी करवाएं। ये सारा आइन के साथ चल रहा है ना। आइन का आर्टिकल 51 भी चल रहा है, 224 भी चल रहा है, इसके साथ 48(5) भी चल रहा है, 58 भी चल रहा है, लेकिन सब आइन का हिस्सा ही चल रहा है ना। हाँ, वो इलेक्शन करवाना, हल्का बंदियां, इंतखाबी फरिश्ते, ये तो भाई है ही इलेक्शन कमीशन का काम। ये जो भी आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे करवाना है वो तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है, लेकिन डेट देने का पाबंद भी तो सदर को आइन पाकिस्तान ने बनाया ना कंवर साहब। और सदर के पास कोई इख्तियार नहीं, वो बेबस सदर है, कुछ भी नहीं है। वो अपने बिला वजह इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं, बिला वजह पार्लिमानी मिनिस्टर को खत लिख रहे हैं, कभी लॉ मिनिस्टर को खत लिख देते हैं। वो उनका स्टेटस नहीं था, वो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के। उनको इस तरह के मामला में पता है कि जब हल्का बंदी का नोटिफिकेशन हो गया है 5 अगस्त को, तो इलेक्शन कमीशन तो एक भंवर में फंस गया ना, एक बिल्कुल बाकी। इसके लिए तमाम रास्ते मसदूद हो गए, पहले हल्का बंदी करवाएं। तो क्या सदर ममलकत को नहीं नजर आ रहा था कि आर्टिकल 51 के तहत पहले हल्का बंदियां होनी है और इसके बाद इलेक्शन होने हैं? ये सारी चीजें तो सदर को पता था, और बड़ी बड़ी अच्छी उनके पास आइनी टीम है। उनके पास ज़ैद बुखारी जैसे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, वो उनके एडवाइजर हैं। ये सारे मामला को देख नहीं रहे कि जनाब इलेक्शन कमीशन। तो ये बात तय है कि अब जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगी, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा, सदर पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन की डेट नहीं आएगी, ये बात तय है, आप ये कह रहे हैं?
सदर ममलकत ने अगर तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत मुस्तरद कर देगा। वो उसके पास भी एक्ट भी एक बड़ा पार्लियामानी एक्ट है ना, पार्लियामेंट एक्ट, उन्होंने भी आर्टिकल 48 के नीचे और अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, भाई ये तो आइन के बरखिलाफ काम हुआ, आइन तो कहता है कि इलेक्शन कमीशन का सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे भी मुस्तरद कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को इंटरप्रिटेशन देने में बिल्कुल उनको कानूनी और आईनी इख्तियारात हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करने का पाबंद है, बिलकज़र है, वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, तो यही मेरा सवाल है कि अगर यही तनाव बरकरार रहता है इलेक्शन डेट का, ना उधर से आती है ना उधर से आती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर डेट दी, जैसे पंजाब और KPK की डेट दी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए अगर वो डेट दे सकती है तो ये भी बहुत बड़ी खुशाइद कदम होगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको अमल दरामद करने का कानूनी तौर पर पाबंद होगा और तमाम इदारे जो हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए बिल्कुल मन लेटर स्पिरिट अमल दरामद हो जाएगा जैसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो 5 अगस्त को जो मरदमशुमारी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको कलदम करना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन है 5 अगस्त को, अगर वो 5 अगस्त का नोटिफिकेशन मनसूख कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कलदम करार देती है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात कराने का आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हो जाएगा और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। सही। अब तो आप वजीर कानून भी हैं, साइफर मामले पर आप क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर? इसमें वजारत कानून या पार्लिमानी अमूर जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट का अलहदा मामला है। मैं आपको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम ये कह सकता हूँ, हमारा अपना तजर्बा है, अपना वो है, लॉ मिनिस्ट्री तो अलहदा है, उसका तो मामला इसके साथ मुंसलिक नहीं हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक साइफर केस है ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ के तहत, चूंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने उनको सीक्रेट को आउट कर दिया और सीक्रेट आउट करना जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत एक बहुत बड़ी जो है ये डिप्लोमेटिक गलती भी है और आइंदा सियासत में बैन अवी जो हमारी जो ताकतें हैं वो एतमाद नहीं करती ऐसी प्राइम मिनिस्टर पर, ऐसे वजीर खारजा पर जो साइफर केस को जो है वो लीक आउट करे। ये दोनों शख्सियात का मुस्तकबिल जो है ये दांव पे लग गया है। ये आप कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दांव पर लग गया है, लेकिन वो भी तो अभी मोमा हल हो नहीं सका ना कि सदर पाकिस्तान ने तो दस्तखत ही नहीं किए इन एक्ट पर। वो नहीं, दस्तखत तो हो गए हैं, खत्म हो गया, अब अमल दरामद हो गया, कानून बन चुका है। सदर साहब अगर 15 दिन के बाद सोचते हैं जी मैंने दस्तखत नहीं किए या मैंने 15 दिन पहले क्या करते रहे, वो पहले दिन ही उस पर लिख देते डिसएग्री, तो उसके 15 दिन तक अपने पास रखा, 10 दिन में तो नहीं, उन्होंने तो स्टाफ को कहा था, उन्होंने तो अपने अमले को कहा था, स्टाफ को कहा था, मातहत अफसरान को कहा था कि इसे वापस ले जाएं। मैं एग्री नहीं करता। वो नहीं, सदर ने उसी तत्व प्रेसिडेंट बड़े अहम शख्स है, बड़े मौजूद सियासतदान है पाकिस्तान के, उनको जो आप जो बाकायदा आर्टिकल 75 के तहत जब उनके सामने डॉक्यूमेंट रखे गए तो उसी पर डिसएग्री कर देते, उसको रखना अपने पास दराज में रखा या फाइल रखा गया। इसके बाद वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे कह रहे हैं कि जी उसने नहीं भिजवाया, तो आप लिखा क्यों नहीं, पहले दिन क्यों नहीं लिख दिया उसके ऊपर, मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ, वापस कर दें, रिटर्न कर दें इसको पार्लियामेंट में, मैं डिसएग्री करता हूँ। उनको डिसएग्री नहीं किया और 10 दिन के बाद खुद को कानून बन गया। तो अब ये सदर साहब की जो नहीं आफ्टर थॉट में आता है ये पहले नहीं आता। हम ठीक है, बड़ा एहतराम करते हैं प्रेसिडेंट साहब का, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे बेहतरीन अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके साथ भी ताल्लुकात ही हैं, हमारे अच्छे हमारे उनके साथ ताल्लुकात रहे। अच्छा कंवर साहब, नैब तरमीम को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट इसे कलअदम करार दे देती है, कल हमें देखा जस्टिस मंसूर अली शाह का उनका इख्तलाफी नोट पर जस्ट उमर बंदयाल साहब के, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी हमने देखे। अगर ये मामला कलअदम हो जाता है नैब तरमीम का, तो सारे केसेस दोबारा खुल जाएंगे, वो सारे रिलीफ ख़त्म हो जाएंगे जो जाते जाते पार्लियामेंट ये काम करके गई है, इत्तेहादी जमातें जो काम करके गई हैं, सब कुछ दोबारा रीओपन हो जाएगा। देखा जी, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस उमर बंदयाल ने जाते जाते 17 सितंबर से पहले बड़े अहम फैसले करने हैं। क्या शामिल है इसमें? बड़े अहम फैसले कर रहे हैं उन्होंने। उसके बाद ये अहम बात यह है कि उन्होंने अगर ये तरीका आज जो है कौमी इंतखाब ब्यूरो का तरमीमी जो बिल जो है जो कौमी असम्बली ने जो पास किया था, अगर वो उसको रिजेक्ट कर देती है, करारदम करार देती है, खिलाफ कानून करार दे देती है,
तो जितनी भी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के मुकदमे जो खारिज हो गए थे कौमी एहतसाब ब्यूरो के जरिए से या उनके अदालतों के जरिए से, वो दोबारा रीओपन हो जाएंगे, और जो रीओपन हो जाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो है उसकी जद में आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून शाखावर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका। शाखावर साहब, इलेक्शंस 90 दिन में कराने को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब तो वकला भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी आवाज़ उठा ली है कि 90 रोज़ में इंतखाबात, आइन और कानून हमारा यही कहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल देखें तो ये 90 रोज़ की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रहा है। इवन दो कि वो अपना जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है वो 30 नवंबर पर भी ले आए हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन जनवरी में जाकर होंगे। तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो क्या होगा इसका? देखिए, बिल्कुल ये एक मुतनाज़ा बात तो हो गई है। जैसे कि अभी आपने बताया कि वकला की तंजीमें जो हैं, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर ली है। सुप्रीम कोर्ट बार ने तो पहले से रिव्यू किया हुआ है। अब देखना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नई हल्का बंदियों का जो एक प्रोसेस शुरू कर दिया है और उन्होंने उसकी एक नई तारीख भी दे दी है जिसमें उन्होंने टाइम को मज़ीद कम कर दिया है, तो उसको भी देखना है कि जब मरदमशुमारी हो जाती है आखिरी, और चूंकि जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं प्रोविंसेस में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, उसकी एलोकेशन जो है वो आबादी के तनासुब से और मरदमशुमारी जो कि जिसको नोटिफाई किया हो गवर्नमेंट ने, तो उसकी बेसिस के ऊपर तो फिर तो आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 जो है फिर तो ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि वो जो है हल्का बंदियाँ जो है वो नहीं हों नेशनल असम्बली की। और इसी की जो है इंटरप्रिटेशन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जो है वो बाकायदा वो काम शुरू कर दिया है और उसका उन्होंने शेड्यूल भी शॉर्ट कर दिया। लेकिन आप नहीं समझते कि पिछली हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, मई में जब डिजिटल मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी थी, नोटिफिकेशन इन्होंने जाते जाते इसका किया है। जो सीसीआई का इजलास था वो इन्होंने जाते जाते बुलाया अपनी हुकूमत ख़त्म होने से चंद रोज़ पहले। तो ये भी तो उनकी एक गफलत है ना? नहीं, मैं समझता हूँ गफलत नहीं, उनकी हिकमत अमली थी। अब अगर उनके आप बयानात देखें पीडीएम पीएमएलएन की और उनके इत्तेहादी जो हुकूमत थी, उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने इक़्तिदार में आकर मुआशी फैसले बड़े जो है वो सख्त किए हैं, जिसका उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो वो शायद ये समझते हैं कि जो एक IMF के साथ और बाकी जो चीज़ें इक़्तिसादी तौर पे आने वाली हैं वो अगर 6 माह या 7 माह के बाद आएंगी तो शायद वो उनकी पोजीशन कुछ पॉलिटिकली बेहतर हो जाएगी। तो ये समझते हैं कि हमारी आवाम की जो याददाश्त है वो गजनी वाली है, भूलने वाली है। मैं ये कहूँगा कि उनकी सियासी हिकमत अमली थी, उन्होंने जो है वो बाय डिज़ाइन जो है ये CCI की मीटिंग की। लेकिन अब देखने की बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पिटीशन फाइल की है, उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो हैयत है उसको भी चैलेंज किया है। उनका जो है मौक़िफ़ ये है कि जो पंजाब और KPK में जो है वो मुंतखब वज़राए आला नहीं थे, वो निगरान वज़राए आला थे, तो वो उनकी हैसियत को भी चैलेंज कर रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो फैसला है वो भी मुतनाज़े है, उसको भी उन्होंने मुतनाज़े बनाया हुआ है। अब ये मसला जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उसको जो है वो तय करेगी, उसकी सही इंटरप्रिटेशन करेगी। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको टेकअप करती है तो इस पर वो फुल कोर्ट तश्कील दे। ये ना हो कि उसमें जो कोर्ट तश्कील दे उसकी तादाद कम हो और उसमें वो जज साहिबान हो जिनके बारे में एक जो पॉलिटिकल इफेक्शन है वो उनके बारे में हमेशा से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता रहा है। तो करना तो ये फैसला आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेहतर होगा कि एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए और वो इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर इनकी
तमाम आर्टिकल्स की तशरीह करे। वो न सिर्फ आर्टिकल 58, 48, 224 बल्कि आर्टिकल 51(5) को भी देखे, इन सबको मिला के फिर इसकी। लेकिन जब आयन को पढ़ें और हम ये भी देखते हैं कि आयन के मुताबिक तो इलेक्शन की डेट देना सदर पाकिस्तान का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट देखें जिसमें इन्होंने तरमीम की, इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार इन्होंने मुंतकिल कर दिया इलेक्शन कमीशन को। तो क्या इलेक्शन जो आइनी हुक्मरानी को एक कानून चैलेंज तो नहीं कर सकता? एक कानूनी एक्ट जिसमें आप तरमीम करते हैं वो चैलेंज तो नहीं कर सकता आइन को? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, क्योंकि जो आइन है वो एक बालादस्त कानून है, वो सुपीरियर लॉ है, सुपीरियर लॉ ऑफ द लैंड है। उसके नीचे जितने भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो उससे जो है वो मातहत कानून साजी है। तो फिर मातहत कानून साजी का ओवरराइडिंग इफेक्ट आइन पे नहीं हो सकता। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को भी तो दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इसकी भी तो इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको 2-3 आर्टिकल जो है ना, एक तो जो 90 दिन आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन के इलेक्शन होना जरूरी है अगर वो असेंबली डिसॉल्व की जाए। तो उसके साथ साथ फिर जब आप आर्टिकल 51(5) को पढ़ते हैं तो वो तो ये भी मैंडेट करता है कि जब डिजिटल रायशुमारी जो है या रायशुमारी अगर नोटिफाई कर दी जाए, गवर्नमेंट कर दे, तो फिर उसके बाद हल्का बंदियां होना भी जरूरी है। तो अब इन दोनों या तीनों आर्टिकल्स को मिला के इसकी फिर जो है फिर एक हार्मोनियस किस्म की इंटरप्रिटेशन जो है वो जरूरी है, और वो यकीनन जो है वो आला अदलिया कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटीशंस कुछ फाइल हो चुकी हैं। लेकिन इलेक्शन डेट देने का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट आती है, तो ये भी मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और आप नहीं समझते कि ये इख्तियार भी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेटली फैसला करेगी? हमें तो शुनीद ये है कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो भी आईनी और कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, और उनकी तरफ से भी हमें अंदिया था कि वो भी एक डेट अस खुद दे सकते हैं 90 दिन के अंदर अंदर। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत शुरू कर रखी है, और ये भी इसका भी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन भी अपने इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हल्का बंदियों के बाद की डेट दे। लेकिन जब ऐसा तनाजा पैदा हो जाएगा तो फिर तो फाइनल आर्बिटर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं। अगर सदर पाकिस्तान डेट दे देते हैं 90 रोज को मद्देनजर रखकर, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप आइन और कानून को देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब आर्टिकल 58 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, हाँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर सदर मुमलिकत कोई डेट दे भी दे तो उसके शेड्यूल में इलेक्शन कमीशन उसमें रद्द-बदल भी कर सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये तमाम आईनी और कानूनी, इसमें तो कोई शक नहीं है, जहां पे आइन एक बात करता है तो एक कानून जो है आम लेजिस्लेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। लेकिन ये जो मैं खास तौर पे आर्टिकल 51(5) और आर्टिकल 224 को जब आप इसकी जॉइंट देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो फिर उसके नतीजे में फिर एक चीज सामने आ सकती है, उसकी तशरीह हो सकती है कि क्या हल्का बंदियां होनी भी जरूरी है, या महज जब असम्बलियां जब उसको तोड़ दिया जाए या डिसॉल्व कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को मिला के इनकी इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। जब हल्का बंदियां होती हैं तो जाहिर है जब आबादी बढ़ती है तो उस आबादी के तनासुब से सीट्स का बढ़ना घटना, क्या ये मैंडेटरी नहीं होता? बिल्कुल होता है। देखिए आर्टिकल 51 के 2 पार्ट्स हैं। एक तो आर्टिकल 51 में उन्होंने तमाम सूबों की और फेडरल कैपिटल टेरिटरी की सीटें मुतय्यन की हुई हैं, हाँ। तो वो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी अगर आपने सीटें बढ़ानी है फिर तो आइन में तरमीम की जरूरत है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। लेकिन आर्टिकल 50 सब आर्टिकल 5 जो कहता है वो फिर ये कहता है कि हल्का बंदियां फिर भी होना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जो लोकली एक डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आबादी का तनासब बढ़ेगा तो फिर उसमें नई हल्का बंदियां होना जरूरी है कौमी असम्बली की नशिस्तों की। जब कौमी असम्बली की नशिस्तों की आप वो करेंगे, डीलिमिटेशन करेंगे, तो हल्का बंदियां करेंगे तो फिर उससे सूबाई असम्बलियों की सीटें भी मुतासर होती है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें सीटें की तादाद बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल आइन में तरमीम की जरूरत है। लेकिन दूसरी सूरत में हल्का बंदियां दोबारा होना जरूरी है। अगर अदालत इसी मामले को ही देख ले
कि पंजाब और KPK के निगरान वज़राए आला का CCI के इजलास में बैठना ही गैर कानूनी गैर आईनी था, फिर तो सारा मामला ही रिवर्स हो जाएगा शाखावर साहब। जी मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ ना कि वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन है उन्होंने इस पॉइंट को भी उजागर किया हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया हुआ है। उन्होंने जो CCI की मीटिंग है उसकी वायरिस को भी चैलेंज कर रखा है। तो ये मुतफिका मंजूरी भी कलअदम हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करती है तो फिर तो डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगी, फिर तो वो स्क्वायर वन पे पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, और नैब तरमीम का केस जो चल रहा है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि अगर नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जितने भी फ़ायदे जितने भी सियासतदानों ने उठाए, जाते जाते PDM हुकूमत जो है वो फ़ायदे ले लिए, अदालत में भी कल इसका जिक्र हुआ, ये भी रिवर्स हो जाएगा। देखिए बतौर कानून के तालिब इल्म के मेरी तो इस बात पे भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये एक साल एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को क्यों नहीं डिटरमिन किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें जो है मेरे ख्याल 50-60 से ज्यादा इसकी समातें हो गई है, एक मामूली सा पॉइंट 52वीं थी जो कल हुई है, वो 52वीं समात थी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो उसमें एक मुफाजिल जज मंसूर अली शाह जो है वो तो बार बार ये कह चुके हैं कि ये पार्लियामेंट की डोमेन है, आइंदा इलेक्शंस होने वाले हैं और ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाए आने वाली पे। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो इसके ऊपर एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील देनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पे फुल कोर्ट तश्कील न दी गई और इस पे फैसला अगर सादिर हो गया तो वो फिर लाजमी हुकूमत उस पर रिव्यू फाइल करेगी, और रिव्यू जब सामने आएगा तो उस वक्त शायद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो चुकी होगी। तो ये मामला फिर नए सिरे से चलेगा रिव्यू में? तो जी बिल्कुल, वो तो फिर चीफ जस्टिस जब एक माजूल हो रहे हैं और फिर दूसरे चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो फिर उसका चूंकि जो रिव्यू होता है वो वही बेंच सुन सकता है जिसने फैसला दिया हो, या कम से कम जिस मुअज़्ज़ज़ जज ने उसका फैसला तहरीर किया हो। तो उस सूरत में जब उमर अता बंदियाल साहब 2 हफ्ते के बाद जब अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे तो उसके बाद अगर ये रिव्यू फाइल होता है तो फिर तो जाहिर है कि उसकी कंपोजिशन बेंच की दोबारा चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही। साइफर केस को लेकर आप क्या समझते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर, जिस पर यह भी बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हुआ था कि सदर पाकिस्तान ने तो दस्तखत नहीं किए, फिर कहा गया भाई कानून तो अब बन चुका है, इसको लेकर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 का जो असल लॉ है वो उसके तहत ही गिरफ्तार किया गया है। और वो जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो भी जो अनअमेंडेड लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अगर ये जो अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, अगर इस पे अमल दरामद न भी किया जाए या इस पे अगर ये गैर मौसर भी हो जाए तो वो जो कॉग्निजेंस ले चुकी है अदालत या FIA ने जो मुकदमा दायर कर दिया है वो जो असल लॉ है उसी के मुताबिक है, उससे जो तरमीम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही। चल मुझे एक और चीज़ बताएं, जो हमारे मुल्क में हो रहा है पिछले 1.5 साल से, अदालतों के अहकामात को जिस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है, मैं पिछले 1.5 साल की बात कर रही हूँ, कि जिनको पकड़ा जाता है अदालतें ज़मानत देती हैं, बाद में दोबारा किसी और केस में पकड़ लिया जाता है, दूसरी बार ज़मानत मिलती है, फिर किसी और केस में पकड़ लिया जाता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ये परवेज़ इलाही के साथ 1 जून से लेकर और कल तक तो यही हुआ कि उन्हें कल लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकामात दिए, ज़मानत दी उनको, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया 3MPO के तहत। जो शख्स 2 महीने से कैद है, जेल में है, वो कैसे नक्शे अमन का ख़तरा बन सकता है? क्या इस पर हमारी अदालतों को एक्शन नहीं लेना चाहिए कि अगर आपके अहकामात को इस तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा तो क्या वक़्त रह जाएगी अदालती फैसलों की? देखिए बात यह है कि ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर शहरियों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में रिपीटेडली उनको मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस किया जाए, ये तो एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट भी है। लेकिन अब अफसोस की बात है कि ये प्रैक्टिस पिछले काफ़ी अरसे से चलती आ रही है और इसमें जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो भी इस तरह के हथकंडे अपने सियासी मुखालफिन को नीचा करने के लिए या उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए करते रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा एक काबिल मुजम्मत बात है कि लेकिन अब तो निगरान सेटअप है, अभी तो निगरान सेटअप है, ये कोई सियासी सेटअप तो नहीं बैठा हुआ ना शाह खावर साहब? देखिए निगरान सेटअप है, लेकिन वो हुकूमत और रियासती उमूर तो उन्हीं के हाथ में है ना, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो गैर सियासी है। गैर सियासी जरूर है, लेकिन रियासत को तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस वक्त। ठीक है, शाह खावर साहब माहिर कानून मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसा कि हमने कहा कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों की जीत के चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि इसमें एक तीसरा फरीक भी शामिल है जिसके जीतने के चांसेस 80% हैं। वही हुआ जिसका डर था, तीसरा फरीक ही जीता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मैच को तीसरे फरीक यानी बारिश ने आज जीत लिया है। बारिश की वजह से मुतासिर होने पर दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया है। भारत ने आज टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया कि वो पाकिस्तानियों को, शाहीनों को पहाड़ जैसा टारगेट देंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों की एक नहीं चलने दी। तवक्को के ऐन मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को जल्दी काबू कर लिया। पाकिस्तान की ज़बरदस्त बॉलिंग की वजह से इंडियन टीम पूरे ओवर खेलने से पहले ही 266 रन पर आउट हो गई, लेकिन फिर बारिश ने पाकिस्तान की बारी नहीं आने दी। इस तरह मैच को ड्रॉ करार दे दिया गया। अब इसमें कोई शक नहीं कि शायकीन को ज़ाहिर है पाकिस्तान की इनिंग्स हम सबको इंतज़ार था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कोई जीते या हारे, आखिर में जीत हमेशा क्रिकेट की ही होती है, खेल की ही होती है। पाकिस्तान आज अगले सुपर 4 मरहले में पहुंच गया है, जबकि भारत को आगे जाने के लिए नेपाल की टीम को हराना होगा। हम तो तवक्को करते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर से आमने सामने आए और एक जानदार ज़बरदस्त टाकरा हमको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।